पेपर अध्ययन श्रृंखला में यह पेपर है रीट 2015 का सेकंड लेवल का पेपर है। हम यहाँ साइकोलॉजी के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है? तो यहाँ डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है पूछा है, तो यहाँ सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय जो है ये डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है। लेकिन डिस्लेक्सिया की विशेषता होती है वाचन, परिशुद्धता, गतिता, बोध की समस्या होना और लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ, ये जो है ये डिस्लेक्सिया से संबंधित है, लेकिन विशेषता नहीं है। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में ये डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है? तो यहाँ शीघ्र सीखता है। यहाँ सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, तो यहाँ शीघ्र सीखता है। उसके अलावा ऑप्शन में इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है और प्रसन्न रहता है। लेकिन यहाँ पूछा है सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक पूछा है, तो शीघ्र सीखता है। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा किन्हें दी जानी चाहिए? तो यहाँ मंदबुद्धि बालकों के लिए कहा है हस्तशिल्प की शिक्षा जो है मंदबुद्धि बालकों को दी जानी चाहिए। उसके अलावा ऑप्शन में पिछड़े बालक दिए थे, सामान्य बालक और प्रखर बुद्धि बालक दिए थे, लेकिन हस्तशिल्प की शिक्षा जो है मंदबुद्धि बालकों के लिए कहा है। अगला प्रश्न है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो यहाँ उदाहरण देकर छात्रों में चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन में बालकों को पारितोषिक देकर, ताड़ना देकर और सजा देकर, इनसे जो चोरी की आदत नहीं छुड़ाई जा सकती, लेकिन उदाहरण देकर चोरी की आदत को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व, तो यहाँ प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए हमें सबसे अधिक महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। यहाँ अभिभावकों के मत को देना, इससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना है, और शिक्षक के निर्णय को देना, समुदाय के विचारों को देना। लेकिन प्रतिभावान बालकों के लिए सबसे अधिक महत्व यहाँ वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को, ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होते हैं उनको अधिक महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? तो यहाँ तनाव को दूर करने का अप्रत्यक्ष ढंग जो बताया है ये उदात्तीकरण, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग जो है वो उदात्तीकरण। उसके अलावा ऑप्शन में विश्लेषण और निर्णय दिए गए, रुकावट को दूर करना और दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष जो ढंग है वो उदात्तीकरण सही होगा। अगला प्रश्न है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य पूछा है। तो यहाँ सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, ये दोनों ही कथन जो है यहाँ सही है। कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है NCF 2005 में सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। अगला प्रश्न है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहा जाता है, कहते हैं विश्वसनीयता कहते हैं। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता का सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तो उसे विश्वसनीयता कहते हैं। ऑप्शन में वैधता तभी होती है जब उसमें विश्वसनीयता हो, तभी वैधता सही होती है। वस्तुनिष्ठता या उपयुक्त में से कोई नहीं आता। तो जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तो उस परीक्षा को विश्वसनीयता कहते हैं। अगला प्रश्न, खालिस्तान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो यहाँ योगात्मक मूल्यांकन का मापन में भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है योगात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन में निर्माणात्मक मूल्यांकन दिया था, निदानात्मक मूल्यांकन दिया था, लेकिन यहाँ जो दिया है योगात्मक मूल्यांकन दिया है, किसी की हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ऐसा अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है और विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। अगला प्रश्न जो इसमें बोनस दिया गया, प्रश्न था उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बोनस दिया गया इस क्वेश्चन में, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। तो यहाँ शक्ति और गति से। यहाँ ऑप्शन में मस्तिष्क और आत्मा दिया था, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, लेकिन सही आंसर यहाँ होगा शक्ति और गति। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। तो ये 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया था। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा था। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहने वाले क्रो थे, ये परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। इस प्रश्न है, इस अवस्था को मिथ्या प्रयुक्ता का समय भी कहा जाता है। बाल्य अवस्था को मिथ्या प्रयुक्ता का समय कहा जाता है। मिथ्या प्रयुक्ता का बाल्य अवस्था, ये JS रोज के द्वारा मिथ्या प्रयुक्ता का काल बाल्य अवस्था को कहा गया था, जबकि बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल कोल व ब्रूस के द्वारा कहा गया था।
बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कोलब्रुक के द्वारा कहा गया था। और शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव रहता है, जबकि किशोरावस्था जीवन का स्वर्णिम काल कहलाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः केवल एक कोष पर घटित होता है। केवल एक कोष से मनुष्य का जीवन जो है घटित होता है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है, ना कि नैतिकता का होना। तो यहाँ शैशवावस्था की विशेषता नैतिकता का होना नहीं है। उसके अलावा शैशवावस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास है वो तीव्रता से होता है, और शैशवावस्था में दूसरों पर निर्भरता रहती है। तो यहाँ विशेषता नहीं है, नैतिकता का होना ये विशेषता नहीं है। चिंतन क्या है? चिंतन क्या है? चिंतन प्रतीकों का प्रयोग है। चिंतन प्रतीकों का प्रयोग है। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रायोज्यों के लिए किया जाता है? तो ये प्रौढ़ के लिए किया जाता है। अप्रत्यक्ष तथा पथ समस्याओं का उपयोग प्रौढ़ श्रेणी के प्रायोज्यों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत। यहाँ अचानक जो समाधान यानी सूझ का जो सिद्धांत है कोहलर का, ये जो है ये बताता है अचानक समाधान की वकालत करता है सूझ का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास से संबंधित है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, मानसिक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर हैं? तो यहाँ तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना और बोध और प्रज्ञान। यहाँ पर ये सीखने का सही स्तर बताया है। यहाँ सीखने का सही स्तर है तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध होना और प्रज्ञान जो है ये सीखने का सही स्तर है। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। यहाँ परिपक्वता से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, क्या उसे अधिगम कहते हैं? उसे अधिगम नहीं कहते। परिपक्वता से आए हुए व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते। अगला प्रश्न है, केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तिगत शील गुणों की संख्या। केटल ने जो 16 जो शील गुण दिए थे, उसके अलावा 14 की अगर बात आती है तो यहाँ 14 मैकडूगल के द्वारा संवेग बताए गए थे। मूल प्रतियों के बारे में यहाँ मैकडूगल ने 14 की बात की थी, लेकिन केटल के द्वारा व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या 16 थी। अगला प्रश्न है, मुरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या? यहाँ विषय आत्मबोध परीक्षण जो है वो मुरे के द्वारा बताया है। यहाँ विषय आत्मबोध परीक्षण। उसके अलावा हम प्रक्षेपीय परीक्षणों में हम जिसे हम TAT कथानक संप्रत्यय जो परीक्षण हम बोलते हैं, ये मार्गन और मुरे द्वारा दिया गया था। इसमें जो विषय आत्मबोध परीक्षण है ये मुरे द्वारा बताया है। उसके अलावा शाही दबा परीक्षण जो है वो हरमन रोशा के द्वारा दी गई थी। और उसके अलावा जो वाक्यपूर्ति परीक्षण है वो पाइने व टेडलर के द्वारा दिया गया था। और यहाँ विषय आत्मबोध परीक्षण जो है वो मुरे के द्वारा बताए हैं। और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे TAT के नाम से जानते हैं, ये मार्गन व मुरे द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहते हैं। व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या। तो यहाँ जो त्रिआयामी सिद्धांत है गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था बुद्धि का, और उसमें उन्होंने बुद्धि के कारकों की संख्या मूलतः 120 बताई थी। अगला प्रश्न है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कहा जाता है, उसे प्रेरक कहते हैं। जब परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे प्रेरक कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं यहाँ विचलनशीलता और प्रतिमानता जो है, ये व्यक्तिगत भेद में हम विचलनशीलता और प्रतिमानता पाते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं, क्या होते हैं? जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। मेरिडिथ के अध्ययन के अनुसार सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक खालिस्तान होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो यहाँ अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर में ऊंचे परिवार के बालक होते हैं। उसके अलावा ऑप्शन में यहाँ पर कम स्वस्थ एवं विकसित बताई, अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित बताई, स्वस्थ नहीं पर विकसित बताई, लेकिन यहाँ अधिक स्वस्थ एवं विकसित होंगे जहाँ सामाजिक स्तर के ऊंचे परिवार के बालक होंगे। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो रीट भर्ती जो 2015 में लेवल 2 में पूछे गए थे।